हसन कह रहा है सर चेक मुर्तज़ास कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी। आ जाओ भाई, बैठा हुआ है यहाँ पे। आ जाओ। अच्छा जी सर, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में 100% चेक करेंगे। अच्छा ऐसा सुनो, अच्छा फोकस कर सुने। अच्छा अभी हमने ऑल टुगेदर अपना एक सब्सटेंटिव का सवाल किया, जैसे हमारी वो रिवायत चल रही है कि रोज़ एक प्रैक्टिस, फिर डिस्कशन, फिर चेकिंग, और फिर हम यहाँ पे आते हैं। चलें, अब हमने ये कहा कि हमने लास्ट क्लास में अपना सैम्पलिंग का चैप्टर शुरू किया था, और सैम्पलिंग के चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले सेलेक्टिंग टेक्निक सिखाई थी, सिलेक्शन टेक्निक सिखाई थी, ऐसा ही था? जल्दी बताओ। ओके गुड। अच्छा अब आगे सुनो, जब वो सिलेक्शन टेक्निक्स मैंने आप लोगों को सिखाई तो मैंने आपको कहा था कि आप जो हैं सबसे पहले ये काम करेंगे कि भाई आप सबसे पहले ये कर लेंगे, देखिए 100% सिलेक्शन कहाँ हो सकती है। तो मैंने आपसे पूछा था कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज़ के अंदर 100% सिलेक्शन हो सकती है, यानी क्वांटिटी में कम हो वैल्यू ज़्यादा हो। तो मैं बोलूँगा यार इसको तो सभी वेरीफाई कर लो, इसमें क्यों सैम्पलिंग करने की मुसीबत आई है? एग्रीड है? अच्छा ओके। फिर मैंने कहा कि अगर आपका कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो, वैसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर कॉस्ट इफेक्टिव हो तो भी हो सकता है, हाई रिस्क हो तो भी करना है। वेरी गुड। अच्छा अब वैसे, अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं पीडीसीएल का ऑडिट कर रहा था, पीडीसीएल के रेवेन्यू के अंदर हाई रिस्क है क्योंकि कितनी ऑटोमेशन है, याद है ना आपको कितनी ऑटोमेशन है वहां पे। हाई रिस्क होने के बावजूद भी मैं 100% नहीं करता, वहां पे हाई रिस्क होने के बावजूद भी मैं 100% नहीं करता क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, फिर वहां पे सैंपलिंग करता हूं और सैंपल साइज होता है ज्यादा, ऐसा है? सैंपल साइज होता है बहुत ज्यादा। एग्रीड है मेरे बच्चों? यहां तक बात समझ आती है? चलें ओके, ये बेसिक बात हो गई हमारी। अच्छा फिर हमने कहा था कि आप जो है ऑल टुगेदर स्पेसिफिक सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा स्पेसिफिक सिलेक्शन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे मैं आइटम पिक कर लूं जिसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो, आइटम शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा ही है? यस। आप बोले मैं सर्टेन अमाउंट से ऊपर कर लूं एक्सपेंसेस के लेजर में क्रेडिट बैलेंस को, सेल्स के लेजर में डेबिट बैलेंसेस को, फिक्स एसेट के रजिस्टर में आपको कोई एनॉमली दिख रही है आप अलग से उठा लें, नेगेटिव आइटम्स दिख लें अलग से उठा लें, ये सारी चीजें। बात समझ आ रही है? तो वो आप कह रहे हैं कि मैंने स्पेसिफिक सेलेक्ट करके वो तो चेक किया ही किया, क्योंकि क्योंकि अच्छा मैं तुम्हें बात बताता हूं, जब आप जेई टेस्टिंग कर रहे होते हो तो जेई टेस्टिंग के अंदर जो जेईस क्लोज टू द पीरियड एंड परी होती हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लोज टू द पीरियड एंड पार हुई होती हैं, आप क्या करते हो उसके, यही तो करते हो, स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हो, ऐसा है? वो स्पेसिफिक सिलेक्शन की ही कैटेगरी में आता है। डन है? चले ओके। फिर मैंने कहा फिर जो पॉपुलेशन बच जाती है उसको मैं कहता हूं ऑडिट की जबान में अनटेस्टेड पॉपुलेशन। उस अनटेस्टेड पॉपुलेशन पे मैं क्या करूंगा, जल्दी लिख के बताते हो? अनटेस्टेड पॉपुलेशन पे क्या करूंगा मेरे बच्चों? सैंपलिंग करूंगा। वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा अब हमने जब ऑडिट की कहानी शुरू की थी ना, तो हमने अपनी जबान में तो की थी बट उसको ऑडिट की जबान से लिंक कर देते। मैंने कहा आपने सबसे पहला चैप्टर क्या शुरू किया था, जल्दी बताओ, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, ऑडिट रिस्क, ऐसा ही है? ऑडिट रिस्क के चैप्टर से शुरू किया था। अब देखो मैं जरा कनेक्ट कैसे करता हूं, आप लोगों को सुनना है इधर। मैंने स्टैंडर्ड खोला तो मुझे पता लगा कि यार ऑडिट रिस्क एक फंक्शन है। ऑडिट रिस्क एक फंक्शन है। मैंने कहा किस चीज का फंक्शन है? उसने बोला ऑडिट रिस्क ऐसे ऑपरेट करता है कि सबसे पहले आप ढूंढते हैं इनहेरेंट रिस्क। मैंने कहा अच्छा क्या होता है, अभी बात करते हैं। फिर उसने बोला कंट्रोल रिस्क। मैंने कहा अच्छा ये बात है। और फिर बोलता है डिटेक्शन रिस्क। कितनी चीजें बोली मैंने? तीनों हवा में, तीनों हवा में अभी। मैंने कहा ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। मैंने बोला मैं थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल लेके चलूंगा आपको। मैंने कहा था आप सबसे पहले इदारे में एंटर होते हैं, आप सबसे पहले इदारे में एंटर होते हैं, और इदारे में एंटर होते ही आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की और इट्स एनवायरनमेंट की, ऐसा है? एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, ऐसा ही है? अच्छा सुनना,
जब एंटिटी की और उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो तो एंटिटी के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। क्या होती हैं? स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, कुछ अलग नौयत की ट्रांजैक्शन, अलग नौयत के बैलेंसेस और अलग नेचर ऑफ इंडस्ट्री। क्या हर इंडस्ट्री सेम होती है? अलग अलग होती है? लिख के बताओ। अलग अलग होती है। वो कहता है हर इंडस्ट्री के अपने अपने एम्बेडेड रिस्क होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को फोकस करना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हर इंडस्ट्री के अपने अपने एम्बेडेड इनहेरेंट छुपे हुए रिस्क होते हैं। अच्छा, मैंने कहा इनहेरेंट छुपे हुए रिस्क होते हैं, इसका मतलब क्या? उसने बोला आपको देख के लगेगा कि वहां मसला हो सकता है, देख के लगेगा वहां पे मसला हो सकता है, क्योंकि नेचर ऐसा है। जैसे कि एक एक करके सुनना है। मैं अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑडिट करने जाऊं जो कि मेडिसिन बनाती है, क्या उसके अंदर इन्वेंट्री की एनआरवी का रिस्क इनहेरेंट होगा? इनहेरेंट होगा। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये नेचर ऑफ इंडस्ट्री की वजह से, नेचर ऑफ ऑपरेशंस की वजह से? हाँ जी, ओके। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बैंक है, बैंक सही है, उसके मल्टीपल लोकेशंस पे कैश पड़े हुए हैं। हाँ जी, कैश इन एडीएम, कैश इन ब्रांचेस। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का जल्दी से बताते हो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का, तो क्या वो इनहेरेंट रिस्क है? इनहेरेंट है, एम्बेडेड है? आप मेरी बात पे फोकस करें, वो इनहेरेंट है, वो नेचर ऑफ ऑपरेशंस की वजह से। चलें एक और बात, आप एक बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, फिर हट कर दिया ना। मैंने कंट्रोल की बात की, मैंने कंट्रोल की बात की, मैंने कंट्रोल की बात की। वो कहता है इनहेरेंट रिस्क आपने सोचने ही ऐसे होते हैं कि कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनहेरेंट रिस्क आपने सोचने ही ऐसे होते हैं कि कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब पीडीसीएल है, पीडीसीएल की रेवेन्यू रिकॉग्निशन बहुत इजी है या बहुत कॉम्प्लेक्स है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, जब बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आई थिंक देयर इज अ इनहेरेंट रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, और प्रिज्यूम रिस्क ऑफ फ्रॉड भी होता है। अच्छा, नेचर ऑफ एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एग्रीड। एक और चीज पूछता हूं तुमसे, एक और चीज पूछता हूं। मैं बैंक का ऑडिट कर रहा हूं, बैंक का। बैंक में कितने लोगों को लोन दिए जाते हैं? 100, 200, 1000 या मिलियन? मिलियंस में। वेरी गुड। अच्छा, मुझे लगता है कि वहां पे बैड डेट एक्सपेंस का रिस्क नहीं होगा। वैसे ही, मतलब वैसे ही बिल्कुल होगा। तो सर अभी जो आपने रिस्क पिक किया था, जो हमें कल कहानी सुनाई थी, वो भी तो यही था, इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा था। क्या मैंने कंट्रोल्स को ध्यान में लाया था? क्या मैं कंट्रोल्स को ध्यान में लाया था? यस, नहीं लाया था ना? ऐसा ही है, बिल्कुल। वेरी गुड। कंट्रोल्स को तो ध्यान में नहीं लाया था मैं। तो वो कहता है भाई, जब भी किसी इदारे का ऑडिट करने जाते हो ना, जब एंटिटी को, इन्वायरमेंट को समझते हो, तो आपको कुछ रिस्क नजर आ रहे होते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं इनहेरेंट रिस्क। पहले बताओ, बात समझ आती है? अच्छा, अब वैसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पीडीसीएल के एफएस उठाओ और पीडीसीएल के एफएस के ऊपर तुम देखोगे ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट आ रहा है, पिछले 2 सालों से स्टैटिक बैलेंस है। क्या उसमें इनहेरेंट रिस्क है? इररिकवरेबिलिटी का इनहेरेंट रिस्क आ गया। तो नेचर ऑफ बैलेंस ऐसा है यार, नेचर ऑफ बैलेंस ऐसा है। आपको देख के तो भाई वो एनालिटिकल प्रोसीजर जब कर रहे थे, वहीं पे तुम्हें इनहेरेंट एम्बेडेड रिस्क दिखा। पर क्या वो नेचर ऑफ ऑपरेशन की वजह से या नेचर ऑफ बैलेंस की वजह से? जल्दी बताओ। हाँ जी, नेचर ऑफ बैलेंस की वजह से। वो आपका इनहेरेंट रिस्क था। बिल्कुल ऐसा आसान। चलें आगे सुने। अब वो नेचर ऑफ बैलेंस की वजह से था। चलें अब आगे सुने। अब मैंने कहा, जब मैं पीडीसीएल का ऑडिट करता था तो उसमें आपको याद है पेंशन का नोट था, पेंशन का नोट। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वो जो पेंशन का नोट था, नोट पेंशन का, उस पेंशन के नोट को अगर आप देखें तो आपको नहीं लगता बीइंग एन ऑडिटर आपका इनहेरेंट रिस्क है नोट के अंदर कि वो नोट में कुछ गलत बयानी ना हुई हुई हो, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट केस है। पर क्या वो नेचर ऑफ ऑपरेशन की वजह से है, नेचर ऑफ बैलेंस की वजह से, या नेचर ऑफ डिस्क्लोजर की वजह से? डिस्क्लोजर ऐसा है, जल्दी बताओ। नेचर ऑफ डिस्क्लोजर, नहीं सर आप ये कहना चाह रहे हैं
नेचर ऑफ ऑपरेशंस की वजह से भी इनहेरेंट रिस्क निकल के आते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंस की वजह से भी आते हैं, और नेचर ऑफ डिस्क्लोजर की वजह से भी आते हैं। ऐसा है? अच्छा एक और चीज़ बताओ, जब एक एंटिटी के डेट कोवेनेंट्स जो हैं वो ब्रीच होने की कगार के ऊपर हैं, ब्रीच होने की कगार के ऊपर है, मेरी बात सुनिएगा, एक कंपनी है जिसके एडवर्स की रेशियोज हैं, लॉसेस हैं, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? अगर मैं कंक्लूड कर लूं कि गोइंग कंसर्न है, अगर मैं कंक्लूड कर लूं कि गोइंग कंसर्न है, अच्छा तो फिर जब 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 मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा आता है तो आपको याद है मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है पहले कि ये इवेंट्स और कंडीशंस हैं, इस पे ये इक़्तिदामात लिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं ना। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये डिस्क्लोजर में इनहेरेंट रिस्क है कि क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में, अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं, अगर वो गलत बयानी कर दें तो इनहेरेंट रिस्क तो है ना। अच्छा, डिड वी टॉक अबाउट दी कंट्रोल्स? नो सर, वी हैवंट टॉक अबाउट दी कंट्रोल्स। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि एनआरवी लॉस का रिस्क था फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एग्रीड? यस, ओके आगे सुने, एनआरवी लॉस का रिस्क था। फिर मैंने आपको सिखाया ज़रा ये देख लो कि किसी भी कंपनी के इन्वेंट्री की एनआरवी की टेस्टिंग पे कंट्रोल्स क्या हैं। आप गए, आपने पूरे कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली थी? हाँ जी, ली थी, बिल्कुल ली थी। अच्छा, फिर आपको पता लगा जब आपने जायज़ा लिया कंट्रोल्स का तो आपका एक दिमाग चला, आपने बोला यार ये मैनेजमेंट क्या करती है, जो भी नियर टू एक्सपायरी स्टॉक होती है ना उसके अंदर उन्होंने अपने सिस्टम में एक कंट्रोल लगाया हुआ है एक्सेप्शन रिपोर्ट का, यानी जो इन्वेंट्री मेरी एक्सपायरी के करीब होती है उसकी रिपोर्ट ऑटो जनरेट होकर सामने आ जाती है। क्या ये कंट्रोल है? क्या ये कंट्रोल है? बिल्कुल है। अच्छा, फिर वो रिपोर्ट, फिर ये इन्होंने प्रोसेस बनाया कि वो रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके एक हफ्ते में वो जो एक्सपायर्ड स्टॉक होता है वो सेट असाइड किया जाता है अलॉन्ग विद दियर डेट्स और उसका एनआरवी लॉस बुक कर लिया जाता है। क्या ये कंट्रोल है? ऐसा है? अच्छा, तो इनहेरेंट रिस्क बढ़ गया, कंट्रोल रिस्क कम हो गया। कंट्रोल रिस्क क्या हो गया, जल्दी बताओ, कंट्रोल रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। तो अभी डिटेक्शन को भूल जाओ, अभी डिटेक्शन को भूल जाओ, हाँ डिटेक्शन को भूल जाओ। मैं कितनी की बात कर रहा हूं, कितने की बात कर रहा हूं मैं? 2 की। इनहेरेंट रिस्क आप ही ने वेरीफाई किया था, आज खाली उसको अल्फाजों से लिंक कर रहा हूं, सही है, कंट्रोल्स को हटा के। फिर मैंने कहा, उसने कहा कंट्रोल समझो, अब इसलिए तो कह रहा था कंट्रोल समझो कि जो इनहेरेंट रिस्क आपको मिला है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कोई कंट्रोल मौजूद है? पहले बताओ, आज की क्लास में लॉजिक समझ आती है कि हम कहां से उठ के कहां पहुंचे? ऐसा है? अच्छा अब सुनो, आपने कहा इनहेरेंट रिस्क आपने ढूंढे, अंडरस्टैंडिंग लेके, एनालिटिकल प्रोसीजर करके, इंक्वायरी करके, अकाउंट बैलेंस इसको देख के, व्हाट्सएवर रेशियोज निकाल के आपने ढूंढे। फिर आपने कहा इसको मिटिगेट करने के लिए क्या कोई कंट्रोल्स हैं? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि इसको मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स मौजूद हैं तो क्या मेरा ऑडिट रिस्क खत्म हो गया या मेरा ऑडिट रिस्क कम हो गया? कम हो गया। अच्छा ओके, वेरी गुड, बेहतरीन है। अच्छा, तो अगर ऑडिट रिस्क मेरा कम हो गया, ऑडिट रिस्क कम हो गया तो मुझे लगता है कि अब जो मैं सैंपल वैम्पल सेलेक्ट करूंगा वो भी कम होंगे। वैसे ही कह रहा हूं, हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा, अब उलट उलट सुने, इनहेरेंट रिस्क था एनआरवी लॉस का, इनहेरेंट रिस्क था एनआरवी लॉस का, कंट्रोल्स नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, मुझे लगता है प्लीज ऑडिट रिस्क हाई हो गया। ऑडिट रिस्क क्या हो गया जल्दी बताओ? हाई हो गया, ऐसा ही है। अच्छा, तो हमने कहा हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, सही है, एनआरवी लॉस के इनहेरेंट रिस्क के कंट्रोल मौजूद नहीं है, कंट्रोल मौजूद नहीं है। अब सुनिएगा ज़रा फोकस के साथ, मुझे लगता है मेरा रिस्क ऑडिट रिस्क है अभी, और वो ऑडिट रिस्क क्या हो चुका है जल्दी बताओ? ज़्यादा हो चुका है, ऐसा ही है।
ज़्यादा हो चुका है। तो ऑडिट रिस्क अगर ज़्यादा हो चुका है तो आपने अपना, ये बड़ी टेक्निकल बात करूंगा, ये मिस हो गई तो गए आगे तक कॉन्सेप्ट, फोकस होकर सुनना। अगर आपका ऑडिट रिस्क ज़्यादा हो चुका है तो आप ये कह रहे हैं मुझे अपना डिटेक्शन रिस्क कम रखना है। क्या होता है डिटेक्शन रिस्क, वैसे बता चुका हूं, आज अंग्रेजी से लिंक करूंगा। डिटेक्शन रिस्क का मतलब यह है कि मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह जाए। जल्दी बताओ क्या बोला मैंने, मिस स्टेटमेंट, गलती डिटेक्ट होने से रह जाए। मिस स्टेटमेंट गलती डिटेक्ट होने से रह जाए। यस, मिस स्टेटमेंट गलती डिटेक्ट होने से रह जाए। तो मैं आपसे ये बात पूछता हूं, अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो आप अपना डिटेक्शन रिस्क के गलती डिटेक्ट होने से रह जाए, उसको, रिस्क को कम करना है ना, रिस्क को कम करना है ना। हाँ जी, हाँ, मतलब ज्यादा काम करना होगा इकरा, ये बात बिल्कुल सही, ज्यादा काम करना होगा। देखो वापस से एनआरवी लॉस है, जल्दी बताओ हाँ या नहीं, एनआरवी लॉस है, यस और नो, बिल्कुल है। अच्छा, एनआरवी लॉस का रिस्क है, उस पर कोई कंट्रोल्स हैं? नहीं है, कंट्रोल्स नहीं है सर, कंट्रोल्स नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कंट्रोल्स नहीं है तो मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क अब क्या हो चुका है, जल्दी से बता दो। ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। अच्छा ओवरऑल ज्यादा हो चुका है रिस्क, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑडिट रिस्क अगर ज्यादा हो चुका है तो मुझे लगता है कि मिस स्टेटमेंट मुझे डिटेक्ट करने से रह ना जाए। ऐसा है, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने से रह ना जाए। तो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने से रह जाएगी, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह जाएगी, उसको क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क। वेरी गुड। अब मुझे इस डिटेक्शन रिस्क को कम करना है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, आपके कंट्रोल में इन तीनों चीजों में से डिटेक्शन रिस्क है, एक ही ऐसा हथियार है जो आपके कंट्रोल में, दैट इज डिटेक्शन रिस्क। ऐसा है। अच्छा आप सुने, अब आपका इनहेरेंट रिस्क भी, अच्छा अब यूं करते हैं, आप सही चलते हैं, इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है। ऐसा है, तो आपका ओवरऑल रिस्क भी क्या है, जल्दी बताओ लिख के, जल्दी बताओ क्या है, ओवरऑल रिस्क भी क्या है, ज्यादा है। पर अगर ओवरऑल रिस्क ज्यादा है तो आई बिलीव आपके मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह जाए, ये रिस्क भी ज्यादा है। ऐसा है। तो मुझे बताओ कि इस अब डिटेक्शन रिस्क को, क्योंकि देखो आप फिर कसूरवार हैं, आपको रिस्क पता होते हुए भी आपने डिटेक्ट नहीं किया, तो ये किसकी गलती है? अब ये रिस्क पता होते हुए भी आपने नहीं किया तो हमारी गलती है। ऐसा है। तो आप मुझे एक बात बताएं, अब मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को, यानी मिस स्टेटमेंट गलती डिटेक्ट होने से रह जाए, उसको क्या करना है, मुझे कम करना है। उसको कम करना है तो मुझे काम करना होगा ज्यादा, मुझे काम करना होगा ज्यादा। पहले बताओ ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है जानी? ओके। तो अब हमने कहा कि सर अब मैं सैंपलिंग करूंगा ज्यादा। अच्छा आप इधर देखें, मैंने कहा मैं यहां से लेके आ गया आपको यहां तक, इधर देखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सर ये डिटेक्शन रिस्क टॉलरेबल एरर को कम रखने से, अभी वहाँ पर नहीं जा रहे, जिससे मैं कह रहा हूँ वैसे लेके चलो। अभी सर इसको मटीरियलिटी से लिंक कर सकते हैं बेटा, अभी हल्का सा सबर, पहले मैं ज़रा अपने हिसाब से लेके चल लूँ, फिर लेके चलते हैं इसको आगे। सर ये बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्लीज़ अभी होल्ड ऑन, पहले समझें इस बात को क्या चल रहा है। इधर चलें, इधर। अब मैंने कहा, अब हम कह रहे हैं हमें जो मैनेज करना है वो कौन सा रिस्क करना है, हमें मैनेज कौन सा रिस्क करना है अभी, डिटेक्शन रिस्क। अच्छा अगर मैंने डिटेक्शन रिस्क को मैनेज किया तो क्या मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क मैनेज हो जाएगा? वैसे ही सवाल है। अच्छा और आपको ये पता है कि आपका ऑडिट रिस्क ज्यादा है या कम है? जस्ट अ क्वेश्चन, ये भी पता है? यस। तो आपके सामने देखें ये हिसाब किताब चल रहा है। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है, कनेक्ट होते हो, हाउ द ऑडिट इज ड्रिवन। क्योंकि मुझे बच्चे शुरू में पूछते थे कि सर ये इनहेरेंट क्या होता है, ये होता है, भाई मैंने कहा वक्त आने पे बताऊंगा। यस। ओके। अब आगे सुने, मैंने कहा डिटेक्शन रिस्क को और खोलते हैं। उससे मतलब डिटेक्शन रिस्क के अंदर दो चीजें छुपी हुई हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ, पहला क्या लिखा हुआ है? सैंपलिंग रिस्क। ऐसा है, सैंपलिंग रिस्क। ओके।
अच्छा, सैंपलिंग रिस्क का मतलब यह है कोई आइटम सैंपल में आने से रह जाए, ऐसा है, कोई आइटम सैंपल में आने से रह जाए। अच्छा, कोई आइटम सैंपल में आने से रह जाए, तो हम ये कह रहे हैं इसके लिए कोई आइटम सैंपल में आने से रह जाए, कोई आइटम सैंपल में आने से रह जाए, इससे हम क्या करेंगे, इसलिए सैंपल साइज इंक्रीज कर देंगे। हाँ जी, सैंपल साइज इंक्रीज कर देंगे। वेरी गुड, आगे सुनो, एक और चीज बताओ। मैं हो सकता है अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर दूं। मैं आपको बताता हूं कैसे, सुनना, मैं आपको बताता हूं कैसे। पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब यह है कि आप उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ब्रेक कर दो। लेट से, क्या मैं ये कर सकता हूँ एनआरवी के अंदर, एनआरवी लॉस के अंदर? प्लीज सुनिए, तुमसे मैं पूछता हूँ, क्या इसी एग्जांपल के अंदर मैं ये कर सकता हूँ, अगर मुझे एनआरवी टेस्टिंग करनी है, कि मेरे जो एजिंग रिपोर्ट में पुराने वाली इन्वेंट्री आ रही है मैं उसको अलग कर दूं, एजिंग में उसको अलग कर दें, ऐसा है? अच्छा, और फिर जो स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग का मतलब है बिकती है बट, बिकती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिकती है बट ग्रेजुअली, बहुत कम, उसको अलग कर दूं। अच्छा, और जो यूजुअल है उसको अलग कर दूं। अच्छा, जब मैंने ये पॉपुलेशन को ब्रेक किया, मेरे सामने क्लियर पिक्चर आ गई, मेरे सामने क्लियर पिक्चर आ गई। अब मेरा वो गलती डिटेक्ट करने का रिस्क क्या हो गया, गलती डिटेक्ट करने का, ना डिटेक्ट करने का, सॉरी, रिस्क क्या हो गया, कम हो गया, ऐसा है? गलती ना डिटेक्ट करने का। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर, मेरा सैंपलिंग रिस्क, मेरा सैंपलिंग रिस्क, मेरा सैंपलिंग रिस्क दो तरीकों से कम हो सकता है। पहला, सैंपलिंग रिस्क कम हो सकता है कैसे? जब मैं, जाहिर सी बात है, मतलब ज्यादा काम करूं, लार्जर सैंपल साइज। और अगर आपने, और अगर आपने मेरे बच्चों, अगर आपने मेरे बच्चों की पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया हुआ है, तो क्या वहां से भी ये रिस्क केटर हो जाता है? क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा होता है। मेरी एग्जांपल में आप बता सकते हो मुझे इजीली, मैंने जो वो आपको किसान लोन्स बताए थे, मैंने क्या किया था, सब पे की थी हरकत, या स्पेसिफिक उस जगह पे स्ट्रेटिफाई करके? वेरी गुड। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, अब जैसे फरजान ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, मुझे बताओ, अब जहां फ्लड आया था, तो क्या उस फ्लड अफेक्टेड एरिया को स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर लूं? जल्दी बताओ, फ्लड अफेक्टेड एरिया को स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर लूं? पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर रहा हूं कि भाई, अच्छा मेरे रिसीवेबल तो पूरे पाकिस्तान में है यार। हाँ जी, मेरे रिसीवेबल तो पूरे पाकिस्तान में है, तो मेरे रिसीवेबल तो पूरे पाकिस्तान में है, तो क्या मैं पूरे पाकिस्तान के रिसीवेबल को टेस्ट कर रहा हूं, या पहले जहां जहां रिस्क है वहां वहां अलग अलग? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है शेख, हाँ, जल्दी बताओ। तो मुझे बताओ, जब मैंने अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया, तो क्या वो मिस ट्रीटमेंट ना डिटेक्ट होने वाला रिस्क केटर हो गया? हाँ जी, मिस ट्रीटमेंट ना डिटेक्ट होने वाला रिस्क केटर हो गया। अच्छा, अब ऊपर आए, सुनना, अब हमने कहा, हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन रिस्क की, मतलब कि सर स्पेसिफिक एरिया ऑफ पॉपुलेशन जहां ज्यादा रिस्क के सेलेक्ट करेंगे। भाई ब्रेक कर लो ना पॉपुलेशन, यानी स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, ब्रेक योर पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। यही सिखाया था पहले भी, यही सिखाया था पहले भी, वो इस चीज के लिए सिखाया था आपको। चले, अब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा मेरा इनहेरेंट रिस्क, तुम लोग मुझे बताओगे मेरा इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, सही है, मेरा इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, मेरा कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है, ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है, जल्दी बताओ, ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है, ज्यादा है, ओवरऑल ऑडिट रिस्क ज्यादा है। अच्छा, इस ओवरऑल ऑडिट रिस्क के ज्यादा होने की वजह से मेरा डिटेक्शन रिस्क भी क्या है, ज्यादा है। अच्छा, मुझे डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करना है। अच्छा, डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या, कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह जाए, ऐसा ही है? तो डिटेक्शन रिस्क के अंदर पहला रिस्क आता है सैंपलिंग रिस्क। तो उस सैंपलिंग रिस्क को केटर करने के दो तरीके, या तो सैंपल साइज को क्या करो, या तो सैंपल साइज को क्या कर दो, बढ़ा दो, या तो एक काम करो कि अपनी
पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में ब्रेक कर दो, स्ट्रेटिफाई कर दो। अच्छा, फिर डिटेक्शन रिस्क के अंदर एक और रिस्क है भाई, आपको डिटेक्शन रिस्क कम करना है ना, तो आपको दो रिस्क कंट्रोल करने हैं, ये खुल के बता रहा हूं। आपको डिटेक्शन रिस्क को कम करना है तो कितने रिस्क कंट्रोल करने हैं, जल्दी बताओ। डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए दो रिस्क, एक सैंपलिंग रिस्क, एक सैंपलिंग रिस्क, यानी डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए एक तो सैंपलिंग रिस्क, दूसरा नॉन सैंपलिंग रिस्क। अच्छा मुझे बताओ, आपने मेहनत की, आपने पॉपुलेशन भी स्प्रेड कर दी, जैसे मैंने किसान लोन अलग भी कर ली है। अब अगर किसान लोन मैंने अलग की है और उसको मैंने सही से वेरीफाई नहीं किया, तो क्या मेरे सैंपल में वो नहीं आया? क्या मेरे सैंपल में वो नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। पर सैंपल में आने के बावजूद मैंने उस गलती को नहीं देखा, नजरअंदाज कर दिया, तो अब टेक्निकली ऑडिट को ही पेल दिया। पहले बताओ बात समझ आ रही है? यस, यानी ऑडिटर के सैंपल में आया। अब फॉर एग्जांपल यार मैं कह रहा हूं कि ये किसान का जो लोन है मैंने अलग भी कर लिया, मेरे सैंपल मेरे साथ आया हुआ है क्योंकि मैंने स्ट्रेटिफाई किया था। अब मुझे यानी मैंने सही तरीके से ऑडिट नहीं किया। यानी इसकी एग्जांपल ये है कि जब मैं क्लाइंट के पास गया तो क्लाइंट ने मुझे बोला, प्लीज सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट ने मुझे बोला कि यार देखो तुम तो किसान लोन देख रहे हो, इसको तो हम बार बार रोल ओवर करते रहते हैं। रोल ओवर का मतलब ये है कि सर जब इसकी ड्यू डेट आती है हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ड्यू डेट आती है इसको एक्सटेंड कर देते हैं। मैंने कहा भाई यही अलामत थी प्रोविजन की, यही अलामत थी प्रोविजन की। पहले बताओ क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? वापस से देखो, एक तो तुम्हें क्या ओवरऑल क्या करना है, तुम्हें ओवरऑल डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करना है ना, कि कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से ना रह जाए। उसके लिए सबसे पहला काम क्या किया? उसके लिए सबसे पहला काम क्या किया? सैंपल साइज को इंक्रीज किया, पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर दिया। अच्छा भाई, जब उस फेज से निकले तो चीज तो तुम्हारे सामने आ गई, ऐसा है, चीज तुम्हारे सामने आ गई। पर क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सामने चीज आने के बावजूद भी तुम उसको डिटेक्ट ना करो? मतलब तुमने तमीज से ऑडिट नहीं किया ना, तुमने तमीज से ऑडिट नहीं किया। तमीज से ऑडिट नहीं किया क्या मतलब? अभी एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने कहा यार किसान लोन है, ये तो इतने पुराने हैं, तो ये क्यों इस पे प्रोविजन नहीं हुआ? तो वो कह रहा है कि भाई हम तो रोल ओवर कर देते हैं ना, उसने तुम्हें जस्टिफिकेशन दी बेवकूफ बनाने के लिए, हम उसको रोल ओवर करते हैं। मैंने कहा रोल ओवर का मतलब क्या होता है? उससे मतलब जब उसकी ड्यू डेट आती है हम उसको बोलते हैं चल पैसे आगे दे दियो। तो मैंने कहा उसको तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, आपने उसको जानबूझ के आगे किया। पहले बताओ, ऐसा ही था गेम, ऐसी ही सिचुएशन थी जो मैंने पिक की। अगर मैं उसकी बात मान लेता, अगर मैं उसकी बात मान लेता, तो क्या अब किसकी गलती है? किसकी गलती है? जल्दी बताओ। ऑडिटर की। तो क्या सैंपल में नहीं आई थी? तो क्या सैंपल में नहीं आई थी? क्या आई थी? फिर हुआ क्या मुसीबत? हुआ क्या मुसीबत ये बताओ? डिटेक्ट नहीं की, पर क्या वो सैंपलिंग रिस्क की वजह से? क्या वो सैंपलिंग रिस्क की वजह से? सर नहीं, नॉन सैंपलिंग रिस्क की वजह से। सर नॉन सैंपलिंग रिस्क की वजह से, यानी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस नॉन सैंपलिंग रिस्क को कंट्रोल करना है तो आपने एप्रोप्रिएट टीम लगानी है, हाईली स्केप्टिकल होना है, टाइमली रिव्यूज करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारी चीजें करके, हाईली स्केप्टिकल होके, टाइमली रिव्यू करके, तो जो टाइमली रिव्यू होगा ऊपर और सुपरविजन चल रही होगी उससे, क्या ये जो नॉन सैंपलिंग रिस्क है क्या ये केटर हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा कैसे कैटर होगा? अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मेरी टीम मेंबर को उसने बेवकूफ़ बनाया, और वाकई ऐसा हुआ भी, हमारे यहाँ पे मित्र होते हैं, हुजैफा नवी वाला हमारे साथ होते हैं, ऊपर अभी सोए हुए हैं अपने रूम में। वो गए क्लाइंट के पास, उन्होंने उसको बोला तो वो आके मुझे बोलने, आप साहब आपको पता है कि वो तो ये कर रहे हैं यार, हम गलत सोच रहे थे। मैंने कहा मेरी बात सुने जरा, हम क्या गलत सोच रहे थे? मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे बात कर रहा है। तो इसका ये तो रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ, ये कल परसों ही हुई है जो मैंने आपको बताई एग्जाम्पल। तो वो आया मेरे पास ऐसे जैसे क्लाइंट का वो जो है ना एडवोकेट हो। वो मुझे बोल रहा उस्ताद आपको पता है? अच्छा मतलब निकाला भी उसी ने, निकाला भी उसी ने। फिर मुझे बताओ जब उसने निकाली ये इशू, तो क्या उसके सैंपल में आया नहीं आया? मुझे पहले इतना बता दो, क्या उसको ये डिटेक्ट हो गया था नहीं हुआ था? हुआ था।
बट वो कौन सा भंड मार रहे थे, क्या गलत कर रहे थे? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। मुआज कह रहे नींद से उठा दे जाकर, मुआज यकीन कर इसका ऐसा मतलब वो दिमाग में आ गया कुछ, बट बोलूंगा नहीं। उसने खुद बोल दिया, चल सही है भाई अपना कह रहे इधर चलें। हाँ अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, पहले मेरे बच्चों, क्या ये नॉन सैम्पलिंग रिस्क समझ आते? तो हुज़ैफा ने मुझे आके कहा कि सर वो तो ये कह रहे हैं, आई थिंक हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। मैंने कहा एक मिनट, आप एक गलती कर रहे हैं, वो स्केप्टिकल नहीं हो रहे। क्या वो स्केप्टिकल नहीं था ना? जल्दी बताओ, क्या उसने उसके जवाब को प्रोसेस किया? नहीं किया। उसने सोचा ही नहीं क्वेश्चनिंग माइंड से, क्वेश्चनिंग माइंड से सोचे यार कि क्या बकवास कर रहा है वो। तो मुझे बताओ जब मैंने रिव्यू किया तो क्या वो टाइमली रिव्यू पे पकड़ में आ गया? तो ये नॉन सैम्पलिंग रिस्क आपके भाई ने हैंडल किया? हाँ जी जल्दी बताओ। अच्छा जब मेरा सैम्पलिंग रिस्क केटर हो गया, मेरा नॉन सैम्पलिंग रिस्क केटर हो गया, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या मेरा डिटेक्शन रिस्क केटर हो गया? प्लीज बताओ। पक्की बात है, सोच लो फिर। पक्का? अच्छा जब डिटेक्शन रिस्क केटर हो गया तो मुझे लगता है, पीछे जाएं, तो ऑडिट रिस्क केटर हो गया। ऐसा है? ऑडिट रिस्क केटर ऐसा है। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको पूरे ऑडिट में कौन सा रिस्क केटर करना होता है? जल्दी बताओ। ऑडिट रिस्क। In order to cater audit risk, you need to identify two risk. You need to identify two risk. पहला inherent, दूसरा control. इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों रिस्क को कंट्रोल करने के लिए what you have got? Detection risk. And how do you control detection risk? When you control two risk. One is सैम्पलिंग रिस्क एंड दूसरा इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो मुझे इतना बता दो मेरे बच्चों, यार मेरी, यू लाइक माई फैमिली, यार मुझे बता दो कि क्या आपको लॉजिकली दिमाग में जाके फिक्स हुई ये चीज़? चलें तो ऑल्दो ये है बड़ा वो हवाई टॉपिक, बट ये कि मैंने कोशिश की कि मैं कनेक्टेड रखूं उससे। सही है जानू? चलें ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। सही है जी, इंशाल्लाह। मजा आया जी? ओके शुक्रिया। अच्छा कल आप कह रहे हैं ऑफ, ओके चलो एक दिन ले लो, एक दिन ले लो ऑफ। सही है, एक दिन ले लो ऑफ, पर मैं सवाल दूंगा वो भेजना है, फिर सवाल करके भेजना है, ये फिर एग्रीमेंट होना चाहिए। डन? चलें ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।